देखिए आपका आईपीसी में जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाया जाए और जो नए क्वेश्चन टेक्निकल बन रहे हैं आपका हमें उसको भी लेकर चलना है। यानी कि आपका 100 क्वेश्चन अगर बनता है तो मान के चलिए 10-12 क्वेश्चन टेक्निकल उसमें बनते हैं। और वो टेक्निकल क्वेश्चन आपका अगर चाहें कि बेयर एक्ट में मिल जाए, भाई वो बेयर एक्ट में और किताब में एक किताब में संभव नहीं है। उसका उपाय यह है कि इस बार चूंकि समय भी है तो समय है तो अच्छे से एक छोटी छोटी बातें और जो 2-4 टेक्निकल क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहे हैं इस बार प्रयास किया जाए कि वो भी गलत न हो। इस बार पूरा हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड में कमी रह गई है वह यूपी में आते आते दूर कर लिया जाए। तो देखिए आपका जो शुरू किया गया था सामान्य अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शन हम आईपीसी में शुरू किए थे और 2 लेक्चर आपका भूमिका में लगा था। जो भूमिका में लेक्चर बताया गया है लिखवाते समय 15 से 20 लाइन में वो हो जाएगा। देखिए लेक्चर आपका ज्यादा रहता है, लिखवाया वहीं जाता है जो आ सकता है। तो कल वो लिखवा देंगे, आज लेक्चर ही। अब चूंकि हमने बंटवारा किया था कि जनरल एक्सेप्शन को 2 भागों में बांटा गया है आईपीसी में। जो पहला भाग है वह सामान्य बचाव है और दूसरा भाग है प्राइवेट प्रतिरक्षा। पहले भाग में बचाव पहला भाग क्षम्य प्रतिरक्षाएं हैं, जबकि दूसरा जो भाग है उसमें कार्य को रीजनेबल दिखाया जाता है, जस्टिफाई दिखाया जाता है, यानी कि कार्य को उचित दिखाया जाता है। क्षम्य प्रतिरक्षाएं का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति आपराधिक कार्य करता है, यानी कि इंग्लिश में एक्टस रिया होता है, लेकिन जो अपराध का तत्व दूसरा है मेंस रिया उसका अभाव होता है, यानी कि दुराशय या आशय नहीं होता। इसलिए 76 से लेकर 95 तक में आपका अपराध करने के बावजूद भी अभियुक्त को सजा नहीं दी जाती बल्कि उसे छोड़ दिया जाता है। अब आपको बताया गया था कि 76 से 95 20 सेक्शन है और आपका ये 96 से लेकर 106 तक 11 सेक्शन है। ये भी आपका इस समय पूछ सकता है नया क्वेश्चन कि सामान्य अपवाद कितनी धाराओं में समाहित है। तो आपका 31 मारेंगे, 76 से लेकर कहाँ तक 106। 31 याद करके जाइएगा, 20 इधर और 11 उधर। आइए पहला जो आपका बचाव के रूप में प्रयुक्त प्रावधान किया गया है वह मिस्टेक है, यानी कि भूल है। अब जब भी आप भूल के बारे में पढ़ेंगे तो आपका व्यू थोड़ा माने व्यापक होना चाहिए। अभी आईपीसी न समझिए, अभी आपका जो मिस्टेक हो सकता है, भूल हो सकती हैं, उसको थोड़ा व्यापक वे हम लेते हैं। तो आइए पहले तो मिस्टेक होती क्या है, भूल होती क्या है ये देखना है। यानी कि भूल अभी आईपीसी इसके माने बात चलेगी, थोड़ा कोरिलेट पहले करना है। जब भी भूल पढ़ी है, मिस्टेक पढ़ी है, तो एक तो हम भूल की परिभाषा बताएंगे। अब जहां जहां मिस्टेक का प्रावधान है उन प्रावधानों को हम एकत्रित कर रहे हैं। तो अगर मिस्टेक हो सकता है तो वह जो मिस्टेक हो सकता है एक तो साक्ष्य अधिनियम में हो सकता है, त्रुटि हो सकती है, मिस्टेक या गलती हो सकती है और वह गलती दी गई है 93 से लेकर 97। दूसरा जो आपको भूल पढ़ना है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना है, संविदा अधिनियम में पढ़ना है। 3 सेक्शन है 20, 21 और 22। इसके बाद जो मिस्टेक आईपीसी में पढ़ना है तो आईपीसी में 2 सेक्शन है 76 और 79। इसके बाद आपका परिसीमा अधिनियम में भूल पढ़ना है
और परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 17 पढ़ना है। फिर आपका जो मिस्टेक पढ़ना है ये आपका अपकृत विधि में पढ़ना है, और अपकृत विधि में थोड़ा बहुत देखना है, यानी कि मिस्टेक कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ आपको देखना है। इसके बाद सीआरपीसी में भी देखना है। सीआरपीसी की धारा 362 में मिस्टेक है और भूल है, और आपका सीपीसी में हल्का सा देखना है 152 152 यानी कि आपका संशोधन 152 में देखना। एक एक करके देखिए पहले भाई, इसके बाद आईपीसी चलेगी। कहाँ कहाँ मिस्टेक से संबंधित प्रावधान है पहले वो देखिए। देखिए मिस्टेक होता क्या है ये पहले समझा जाए। मिस्टेक का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति से भूल हो गई। भूल का मतलब ये हुआ कि जो जिस तथ्य की उसने कल्पना की थी वह तथ्य गलत निकला, और इस विश्वास पर कि मेरी कल्पना सही है वह कार्य किया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु स्थिति का वह अनुमान किया था, कल्पना किया था, या जिस सब्जेक्ट को मानकर वह चल रहा था, उसके दिमाग में जो विषय था उस विषय पर वह एक्ट या कार्य किया, लेकिन बाद में ये पता लगा कि विषय दूसरा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक उदाहरण से समझिए, थोड़ा शब्द इसमें कठिन है जो मैं बता रहा हूँ, तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि एक उदाहरण दिया जाए और इन शब्दों को उदाहरण पर सेट किया जाए। आपका यूपी में पूछा भी जा चुका है, वही उदाहरण मैं देता हूँ। आपका जो उदाहरण आपका पूछा गया है वह पुत्र पिता वाला पूछा गया है। इसी उदाहरण को हम देखते हैं। देखिए रात का माहौल है, जंगल का इलाका है, और एक आदमी के दरवाजे पर 1-2 बजे खटखटाहट होती है, और पिता समझता है कि लग रहा है कि भालू या शेर दरवाजे पर आ गया है। वह कुल्हाड़ी लेकर जाता है और कुल्हाड़ी को दरवाजा खोलते ही चला देता है। अब यहाँ वो क्या समझकर चलाता है, यानी कि क्या मानकर चलता है, शेर या भालू। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि दरवाजे पर उसका पुत्र ही खड़ा रहता है और उसका पुत्र मारा जाता है। तो ये जो घटना हमने बताई ये शुद्ध रूप से मिस्टेक से भी संबंधित है, भूल से भी संबंधित है, और ऐसी दशा में भूल का बचाव पिता पा जाएगा, क्योंकि उसे तथ्य की भूल उसने की है, मिस्टेक का फैक्ट किया है। इसका मतलब अब कानूनी भाषा में इस उदाहरण को सेट करिए। पिता ने जो वस्तु स्थिति को जाना, तो पिता ने किस वस्तु स्थिति की कल्पना की थी कि जो दरवाजे पर है वह भालू या शेर आ गया है। तो अब ये है कि अगर वह वास्तव में वह स्थिति सही रहती, यानी कि अगर वह वास्तव में भालू या शेर निकलता, तो क्या भालू या शेर को मारना उचित होता, और भूलवश कौन मार दिया गया, उसका पुत्र ही। तो कानून ये कहता है कि अगर भूलवश उसका पुत्र ही मार दिया गया है और उसने ही मारा, लेकिन ये मिस्टेक का फैक्ट होना चाहिए, यानी कि तथ्य की भूल, ये शुद्ध रूप से तथ्य की भूल है, क्योंकि समझा उसने क्या था, शेर, और निकला क्या, आपका पुत्र। लेकिन जब पिता कार्य कर रहा हो, जब पिता कुल्हाड़ी चला रहा हो, तो एक पॉइंट जरूर याद रखिए, गुड फेथ या बोनाफाइड में कार्य कर रहा हो, यानी कि उचित जांच और पड़ताल करने के बावजूद ही उसने कुल्हाड़ी चलाई। तो अगर प्रकाश है, रोशनी है, जल रही है, और आपको दिखाई दे रहा है कि ये मने शेर नहीं है,
हमारा पुत्र है, तब अगर कुल्हाड़ी चलाते हैं तो बचाव नहीं मिलेगा। घोर अंधेरा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और आपने सद्भावना पूर्वक कार्य किया, सतर्कता बरतते हुए और शेर समझकर अगर आपने किसको मार दिया, अपने पुत्र को ही, तो कानून कहता है कि पिता ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि पिता से मिस्टेक हो गया, और ये मिस्टेक फैक्ट का था कि ला का, तो फैक्ट का। यानी कि भूल का मतलब ये हुआ, भूल का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका कोरी कल्पना कर लीजिए। भूल का मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप मन में ये बात बैठा लीजिए, यानी कि एक भूल और देखी जाए जहां कोई बचाव नहीं होगा। जैसे कि आपका संगम का ही उदाहरण दिया जाए। आपका माने संगम पर तमाम तांत्रिक आते थे, और ज्यादातर मध्य प्रदेश से आते थे, और महिलाओं को लाते थे, पानी में बैठाते थे, उनका बाल पकड़ते थे और डंडे से शरीर पर मारते थे कि भूत भाग जाओ, यानी कि जो भी जिन पकड़ा है क्या करे, भाग जाए। ये बात आपका प्रयागराज के पेपरों में निकली, तो हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और ये कहा कि ये जो भूत भगाने की स्टाइल है ये आपका गलत है, और हाई कोर्ट ने प्रशासन को आदेशित किया कि ये कार्य तो महिलाओं के प्रति घोर अत्याचार है, इसको रोका जाए। तब प्रशासन कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तब जाके कुछ मामला शांत हुआ। यानी कि आप अगर कोरी कल्पना कर लीजिए कि ये है, इस पर भूत सवार हैं और मार पीट कर हम भूत क्या करेंगे, भगा देंगे, और ज्यादातर बाबा तो इसी चक्कर में भाई दुराचार भी कर देते हैं, वो अलग बात है। तो ये बचाव नहीं होगा, ये भूल नहीं है आपका। आगे हम बताएंगे इसको क्या कहा जाता है, तमाम चीजें, क्योंकि ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। समय लगता है, कम से कम 2 लेक्चर लगेगा, क्योंकि अभी बेयर एक्ट का एक शब्द पकड़ना है, मैक्सिम पकड़ना है, केस पकड़ना है। अगला देखिए भाई, अब ये भूल कहाँ कहाँ बचाव के रूप में प्रयुक्त की गई हैं, उन अलग कानूनों को पहले हम देखते हैं, और तब आईपीसी में लास्ट में एक एक चीजें समझाई जाएंगी। पहला हम साक्ष्य अधिनियम में देखते हैं, और साक्ष्य अधिनियम में लगातार क्वेश्चन बनता है। पता ना उत्तराखंड में बना था कि नहीं भूल से, लेकिन आपका क्वेश्चन लगातार बनता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में या दस्तावेज में 2 प्रकार की गलती हो सकती है। एक तो पेटेंट यानी कि प्रत्यक्ष, और दूसरा लेटेंट या अप्रत्यक्ष। वहां भी गलती हो सकती है। कैसी गलती? एक प्रत्यक्ष और दूसरा कौन सा? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को पेटेंट कहते हैं, अप्रत्यक्ष को लेटेंट कहते हैं। तो साक्ष्य अधिनियम में जो प्रत्यक्ष गलती है 93-94 में है, और अप्रत्यक्ष आपका 95 से लेकर 97। तो जो डायरेक्ट डिफेक्ट है, प्रत्यक्ष गलती है, उसको सुधारा नहीं जा सकता, और जो अप्रत्यक्ष मिस्टेक या गलती हुई है उसको सुधारा जा सकता है। तो भाई ज्यादा तो नहीं, बस एक लाइन याद रखिए, कौन सी गलती सुधारी नहीं जा सकती? प्रत्यक्ष। और कौन गलती सुधारी जा सकती है? अप्रत्यक्ष। अब मिस्टेक में आ जाइए, संविधान नियम में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है में आपका और बेयर एक्ट की भाषा ही काम करेगी। पहले जो भी ऑप्शन आए मैं फिर बता दूं। अगर बेयर एक्ट की भाषा हूबहू लिखी गई है तो उसी भाषा को मारना है। ये नहीं कि हम अलग बता रहे हैं तो अलग मार दीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ, सतर्क रहना है। अगर कहीं बेयर एक्ट की भाषा हूबहू लिखी गई है तो हमारे समझाने पर कभी न जाइएगा। जो बेयर एक्ट में बातें हैं वही सही मानी जाएंगी। अगर बेयर एक्ट की भाषा न लिखी हो, भाष कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, तब लेक्चर से कवर होगा, बेयर एक्ट से नहीं। तो आइए हम आपका संविधान नियम में मिस्टेक देखा जाए।
संविदा अधिनियम में भूल से एक और भूल है भाई आपका 72 भूल गए थे। संविदा अधिनियम में भूल से संबंधित जो सेक्शन है वह आपका 20 है, 21 है, 22 है और 72 है। तो आपका धारा 20 में क्या है संविदा अधिनियम के, अगर संविदा के दोनों पार्टी दोनों पक्षकार मिस्टेक में हो यानी कि भूल में हो और वह भूल आपका तथ्य की हो और वह भूल संविदा का एसेंशियल हो, संविदा का मर्म हो, संविदा का क्रोध हो, तो ऐसी दशा में वह एग्रीमेंट ही वायड होगा यानी कि वह समझौता ही शून्य होगा, बातिल होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम एक दोनों पक्षकारों से भूल करा दी जाए, तो दोनों पक्षकारों से एक भूल कराइए। देखिए एक भूल भाई, ए बी से एग्रीमेंट करता है कि हे बी मैं अपना घोड़ा बेचूंगा, और जिस समय एग्रीमेंट हो रहा है घोड़ा मर गया होता है, न तो ए को पता होता है न ही बी को। तो ऐसी दशा में ये एग्रीमेंट, जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ था वह घोड़ा था और जो मर्म था और घोड़ा ही मर गया, तो ये संविदा तक नहीं पहुंचेगा करार, ये करार करार ही रहेगा, एग्रीमेंट ही रहेगा। और सेक्शन 20 के तहत इस भूल के कारण किया गया करार शून्य होगा कि वैध होगा? शून्य, कोई मतलब होगा कि नहीं उसका? कौन सी धारा? 20। एक पक्षीय भूल की दोनों 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 पक्ष भूल किए हैं कि एक? रट कर जाइए, ये नहीं कि अब 22 आइए, अभी 21 और 72 बाद में पढ़ा जाता है। 22 भी मिस्टेक से संबंधित है और एक्स पार्टी मिस्टेक है, एक पक्षीय भूल है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बना दिया जाए, दो पक्षकार ए और बी आपस में संविदा करते हैं, ए से गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया है, भूल हो गई है, लेकिन बी से कोई भूल नहीं हुई है। तो क्वेश्चन ये बार बार यूपीजे में आता है कि एक पक्षीय भूल का इफेक्ट क्या होगा। तो पहला इफेक्ट जो देखना है आपका 4 ऑप्शन देता है, जाकर देखिएगा। संविदा शून्य होगी, संविदा अवैध होगी, संविदा वैध होगी और संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी। 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में जो बेयर एक्ट में दिया है वही ऑप्शन आपको मारना है। तो बेयर एक्ट में ये दिया है कि एक पक्षीय भूल के कारण कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, या ठहराव कहिए या संविदा कहिए, अनुबंध कहिए, ठहराव आया था भाई बार काउंसिल में, एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा। कहीं कहीं ठहराव लिख रहा है, कहीं कहीं अनुबंध लिख दे रहा है, कहीं कहीं संविदा। तो घबराना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक पक्षीय भूल का प्रभाव क्या होगा? तो वह संविदा शून्यकरणीय या वाइडेबल नहीं होगी। ये स्पष्ट रूप से कहाँ बताया गया है? तो सेक्शन 22 कॉन्ट्रैक्ट में। मिस्टेक पर अभी कोरिलेशन चल रहा है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है। तो आखिर शून्यकरणीय नहीं होगी तो होगी क्या? वैध। भाई शून्यकरणीय वाइडेबल नहीं है तो क्या है? लेकिन वैध ना मारिएगा, पहले मैं फिर कह रहा हूं, अगर वैध दिया रहे और शून्यकरणीय नहीं होगी तो पहली वरीयता, बार बार ये लोग गलत करके आ रहे हैं इसीलिए समझाना है। पहली वरीयता आपको क्या देना है? बेयर एक्ट की भाषा को। अगला देखिए आपका, इसके बाद 21 में मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि विधि की भूल। तो संविदा अधिनियम में दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में है 20 और आपका दोनों पक्षकार विधि की भूल में है 21 और एक पक्षकार तथ्य की भूल में है 22 और 72 चुकी। उतना हम डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, थोड़ा शार्ट करना है क्योंकि भाई आईपीसी पर बैक होना है 5-7 मिनट में। और 72 भी काफी क्वेश्चन बनता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ
लेकिन मिस्टेक हो गया और मिस्टेक वश कोई व्यक्ति कोई कार्य कर दिया, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप पनीर और मटर लिए थे, अपने मित्र के पास गए, मित्र के मेज पर रखे पनीर मटर, दो चौरा किए, माने दो ही लोग रहेंगे तो दो चौरा, तीन लोग रहेंगे तो तीन चौरा, और चार लोग रहेंगे तो, और पांच हो जाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, क्या होगा, पांच चौरा। छह हो जाएंगे तो छह चौरा। उससे आगे ना बढ़ा जाए कानून में भाई, पांचे तक रखा जाए, छह खतरनाक होता है। वैसे पांच या पांच से अधिक हो जाएंगे तो ऐसे ही पंचौरा। तो आगे बढ़ा जाए इसको। पनीर आप जब आने लगे तो मेज पर पनीर छूट गया आपका, और आप अपने रूम पर आ गए, तो आपके मित्र के साथ कोई संविदा आपने नहीं किया, तो मित्र का क्या कर्तव्य है कि आपको फोन करके पनीर और मटर पहुंचा दे, या कह दे क्या कर ले जाइए, लेकिन पहुंचाया नहीं और बनाकर क्या लिया। तो यानी कि इसका मतलब हुआ, कानूनी भाषा में समझिए, आपसे मिस्टेक हो गया, भूल हो गई, और भूलवश आपने अपना सामान वहां क्या किया, छोड़ दिया। तो भले कॉन्ट्रैक्ट न हो मित्र से, लेकिन फिर भी उस सामान को वापस ले सकते हैं, या सामान न मिले तो उसके बदले क्या, प्रतिकर। ये कौन सा सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट का, 72। अब आइए आईपीसी में भूल देखा जाए। कल भूमिका बांधी भी गई थी, देखिए इसमें जहां तक आईपीसी की बात है, पढ़ाया ही जाएगा डिटेल में। 76 और 79, और एक सेक्शन और आपको पढ़ना है 301। इसी के साथ कोरिलेट हम बाद में करेंगे, अभी हल्का हल्का देखिए। 76 में हमने बताया था विधिक बाध्यता, 79 में विधिक न्यायानुमतता। फिर बताया गया कि दोनों सेक्शनों में एक ही बात है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है वह एक्सक्यूज होता है, क्षम्य होता है। ये किन धाराओं में सिद्धांत है, तो 76 और 79। तो आगे डिटेल में हम बताएंगे। अब आइए 301 निपटा दिया जाए, क्योंकि ये बाद में कोरिलेट किया नहीं जाएगा भाई, दो ही सेक्शन चलेंगे। तो 301 में है क्या, ये देखा जाए। आपका पूछा भी गया था भाई यूपीजे में, ये क्वेश्चन यूपीजे में पूछा गया था। एक तो समस्या बना कर दिया था, और दूसरा सिद्धांत देता है। तो 301 आईपीसी में जो सिद्धांत है वह अंतरित विद्वेष का सिद्धांत, यानी कि जो मैलिस होती है, जो इंटेंशन होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। अब कैसे, तो पूछा जाएगा कि अंतरित विद्वेष का सिद्धांत या अंतरित आशय का सिद्धांत किस धारा में है, तो 301। अब कैसे अंतरित होता है, देखिए आपका ध्यान से देखिए। ए बी पर गोली चला रहा है, यानी कि ए का इरादा है कि यह बी को गोली चलाकर मार दे, ठीक। लेकिन बी गोली चलाया और निशाना थोड़ा चूक गया, और बी के बगल में सी था, भूलवश गोली किसको लग गई, सी को। अब मर कौन गया, यानी कि मारना किसको चाहता था, अब मर कौन गया, सी। तो 301 ये बताती है कि ये माना जाएगा कि ए का इरादा सी को ही मारने का था, भले माने बी को मारने का था, यानी कि जो ए का इंटेंशन बी पर था, तो कानून क्या मान लेगा कि वह जो मैलिस थी, विद्वेष था, दुर्भावना थी, वह किस पर ट्रांसफर हो गई है, सी पर। तो भूलवश कौन मर गया, सी। तो अब ए भाई आपराधिक मानव वध किया, ये माना जाएगा, याद रखिए 299 वाला। यानी कि इसमें भी मिस्टेक हो गया, बी पर गोली चलाया, भूलवश किसको लग गई, तब ये नहीं, ये न कहेगा किसी को मारने का इरादा नहीं था। 301 बताती है कि मैलिस सब किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, सी पर। और क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है, डिटेल में बताया जाएगा आगे, अभी तो शॉर्टकट में। अब मिस्टेक को आ जाए परिसीमा काल भाई। लिमिटेशन एक्ट क्या, सेक्शन 17
मिस्टेक के बारे में प्रावधान करता है और अगर भूल हो गई है तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि जितने समय तक पक्षकार भूल में थे उतना समय रुका रहेगा, यानी कि चलेगा नहीं, और जब समय की गणना की जाएगी तो उतना समय अपवर्जित किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए 1 जनवरी से समय चलना प्रारंभ किया मुकदमा दायर करने का और आपका 10 जनवरी तक पक्षकार भूल में था, भूल प्रकट हुई 11 जनवरी को, तो जो 1 से 10 जनवरी 10 दिन हुआ, ये जो समय की गणना की जाएगी मुकदमा दायर करने में, इसको गिना जाएगा कि अपवर्जित किया जाएगा? अपवर्जित, बाहर कर दिया जाएगा। तो उतना नहीं जानना। इसके बाद आपका अपकृत में भी बिहार में अच्छा क्वेश्चन जे में बना है, 2 ही लाइन में जानना है। अपकृत विधि में चाहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो या मिस्टेक ऑफ लॉ हो, अपकृत में चाहे तथ्य की भूल हो या विधि की भूल हो, कोई बचाव नहीं है। फिर एक बार याद करके जाइए, कोरिलेशन भी आजकल आ रहा है। आपराधिक विधि में तथ्य की भूल बचाव देती है, विधि की नहीं। 76 और 79 आईपीसी में है, लेकिन टाट की जहां तक बात है, अपकृत विधि में आपका मैं स्पष्ट बता दूं, न तो प्रतिवादी को तथ्य की भूल बचाव देगी और न ही विधि की। बिहार में अच्छा क्वेश्चन जे में बना है, यानी कि मैं बता दूं जो कोरिलेट किया जा रहा है, 5-6 क्वेश्चन आपका अच्छा तैयार हो रहा है। ये ना समझिए आईपीसी ने, ये भूल पर। इसके बाद भूल आ जाइए सीआरपीसी में, ये तो भाई एमपी में बना, यूपीजे में बना। 362 अगर निर्णय जजमेंट दिया गया और जजमेंट में कोई त्रुटि हो गई तो कानून ये कहता है कि केवल और केवल मैथमेटिकल और क्लर्कियल गलती ही सुधारी जा सकती है। सीआरपीसी के तहत निर्णय को पलटा नहीं जा सकता। यानी कि उदाहरण के रूप में मृत्युदंड दिया गया, लेकिन निर्णय में एक शब्द छूट गया कि तब तक इसको गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाए जब तक मृत्यु न हो जाए, तो ये आपका लिपिकीय त्रुटि होगी और इसको बाद में क्या किया जा सकेगा? सुधारा जा सकेगा। इसमें ये माने यानी कि कौन सी गलती क्रिमिनल मामलों में निर्णय के बाद सुधारी जा सकती है? लिपिकीय और गणितीय। कौन सी धारा? 362, लेकिन निर्णय का पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन बना था इस बार एपीओ में भी, पिछली बार भी एमपी में भी, कई राज्यों में। और सिविल मामलों में भी निर्णय में सुधार किया जा सकता है। 152 धारा सीपीसी की है, गणितीय और लिपिकीय त्रुटि भी और निर्णय भी उल्टा जा सकता है। तो उतना नहीं जानना है, एक लाइन केवल जानना है, भले आपका न आए। अब आइए आईपीसी में चला जाए। अब हमें जो मिस्टेक के बारे में पढ़ना है वह आईपीसी में पढ़ना है। और आईपीसी में देखा जाए, जहां तक भारतीय दंड संहिता की बात है, मिस्टेक को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, भूल को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो भूल का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो वस्तु स्थिति थी या जो वास्तविकता था जिस पर किसी व्यक्ति ने विश्वास करके कार्य किया, अगर वह वस्तु स्थिति सही निकलती तो क्या व्यक्ति का कार्य क्षम्य होता? जैसे कि हमने किसका उदाहरण बताया था? पिता और पुत्र का। तो 76 और 79 ये दोनों धाराओं में भूल से संबंधित हैं और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्षम्य है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं। तो कौन सी भूल क्षम्य होगी? तथ्य की कि विधि की कि दोनों? हाँ, तथ्य की। कौन सी धाराओं में है? 76 और 79। अब आगे आइए, अब भूल के बारे में जो 70 आपका 6 में प्रावधान है उसको एक एक करके तोड़ा जाए।
देखिए, अगर बेयर एक्ट की भाषा देखिए भाई, अब आपका बेयर एक्ट की भाषा कैसे पढ़ा जाए। कोई बात, पहला शब्द देखिएगा लिखा है, कोई बात अपराध नहीं है। ये पहला शब्द मिलेगा आपका 76 में। जो जो उसे जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसे करने के लिए ला द्वारा यानी कि विधि द्वारा बाध्य है। ये आबद्ध है मैंने बाउंड है, बाध्य है। इसका मतलब पहले समझिए, इतने से ही आपका कई क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं कि एक दो नहीं, कई क्वेश्चन निकलेंगे। पहला शब्द हम तोड़ रहे हैं कि कोई भी बात अपराध नहीं है, इसको समझिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 76 से लेकर 106 तक में अपराध हैं, लेकिन अपराध होते हुए भी उन कार्यों को अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि इन कार्यों को बचाव के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो पहला शब्द आया कोई बात, बात मतलब थिंग्स। अब बात का मतलब क्या हुआ, तो बात का मतलब हुआ कोई एक्ट या ओमिशन। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या अवैध लोप किया है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य या अवैध लोप को आईपीसी की धारा 76 अपराध नहीं मानती। अब कब अपराध नहीं माना जाएगा, तो जब कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा क्या है, बाध्य है, आबद्ध है। यानी कि 76 में विधिक बाध्यता को बचाव के रूप में प्रयुक्त किया गया है। विधिक बाध्यता को इसलिए बचाव के रूप में प्रयुक्त किया गया है कि चाहे कोई भी हो, कानून का पालन होना ही चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन करते हुए कोई कार्य करता है तो उसके कार्यों के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य है और वह कार्य कर देता है, तो उसे कानून अपराध नहीं मानता और वह 76 में बचाव का हकदार हो। अब आइए आपका दो तीन उदाहरण देखने अच्छे अच्छे, और आपका और उन्हीं उदाहरणों पर इस शब्द को पकड़ना है। आइए आपका देखा जाए, जैसे पुलिस है, अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। तो अगर किसी पुलिस वाले ने किसी अपराधी को अरेस्ट कर लिया आपका कानून का पालन करते हुए, तो क्या पुलिस वाला अपराध कर दिया? नहीं। अगर उस पुलिस वाले पर कोई मुकदमा चलता है तो पुलिस वाला किस धारा का बचाव ले सकता है? 76 का, और कह सकता है कि हम इस कार्य को करने के लिए कानूनन क्या थे, बात हमने किया, चाहे सद्भावना में किया और दुर्भावना, यहाँ कुछ नहीं, बस कानून द्वारा वह क्या था, बात था। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा जो उदाहरण कानून द्वारा बाध्य का गिरफ्तारी का वारंट पर देखा जाए। न्यायालय ने पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, तो अब पुलिस कानूनन बाध्य है कि वह गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करे और उस व्यक्ति को वारंटी को गिरफ्तार करे। तो अगर पुलिस गई और गिरफ्तारी के वारंट के अनुसरण में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली, तो क्या पुलिस ने कोई गलत कार्य किया? अगर पुलिस पर मुकदमा चलता है तो कह सकती हैं, एक तो 78 का बचाव ले सकती हैं कि हमने न्यायालय के निर्णय का क्या किया, पालन, और दूसरा ले सकते हैं कि हम इस कार्य को करने के लिए कानूनन क्या थे, बात। तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण आपका, अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी यानी कि जो सुपीरियर आपका ऑफिसर हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई आदेश देता है। अब देखिए, दो भागों में आदेश को हमें बांटना है, फिर एक बार समझिए।
यानी कि आपका मान लीजिए एसपी साहब हैं और वह थानेदार को आदेश देते हैं, तो एसपी का आदेश आपका दो प्रकार का हो सकता है। या तो वह एसपी का आदेश कानूनन सही हो सकता है यानी कि वैध, या एसपी का आदेश क्या हो सकता है, अवैध। अब यही थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश वैलिड या वैध या कानूनन सही है, तो जितने अधीनस्थ अधिकारी हैं उनका कर्तव्य है, वह विधि द्वारा बाउंड है कि उन आदेशों का पालन करे। अगर अधीनस्थ उन आदेशों का पालन नहीं करते तो ऐसे अधीनस्थों पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। और पुलिस एक्ट की धारा 7 में आपका पढ़ाया जाएगा यूपी के लिए कि पुलिस पर कौन कौन सी डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जा सकती है। यहाँ तक निलंबन से लेकर नौकरी तक जा सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर अधीनस्थ अधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी ने कोई आर्डर दिया तो अधीनस्थ कानूनन बाध्य हैं कि उस आर्डर को फॉलो करे, पालन करे। और ये अगर अधीनस्थ ने उस आदेश का पालन कर दिया और अधीनस्थ पर उसके लिए मुकदमा चला तो अधीनस्थ आपका बचाव ले सकता है 76 का कि ये आदेश एसपी ने दिया था और यह आदेश वैध था और 76 के तहत आईपीसी हम इस आदेश का पालन करने के लिए कानूनन क्या थे, बाध्य। अतः हमने कोई गलती नहीं की और हम कहाँ बचाव ले रहे हैं, 76। अगला उदाहरण आपका देखा जाए। अब अगला उदाहरण अवैध आदेश पर देखा जाए। अगर वरिष्ठ अधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारी को आदेश दिया और वह आदेश आपका इलीगल है, कानून का उल्लंघन करता है, तो अगर अधीनस्थ अधिकारी ने उस आदेश का पालन कर दिया तो अधीनस्थ अधिकारी क्षम्य नहीं होगा। यानी कि 76 केवल वैध आदेशों को ही बचाव के रूप में प्रयुक्त करती है, अवैध आदेश नहीं। अब अगर मान लीजिए एसपी ने थानेदार से कहा कि चलाओ गोली और 2-4 लोगों को मार दो, तो थानेदार को भी अपना दिमाग लगाना चाहिए। अगर शांत भीड़ है और 2-4 लोग बैठे हैं और अमूमन गोली चलाकर एसपी के आदेश से मार दिया जाता है तो थानेदार ये नहीं कह सकता कि ये आदेश एसपी का था, अवैध है। कानून कहता है कि तुम्हारा भी तो दिमाग होना चाहिए, तुम क्या कर रहे थे, क्या ट्रेनिंग नहीं दी गई, क्या कानून नहीं पढ़ा गया ट्रेनिंग में। तो तुम यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये आया कि अगर अवैध आदेश का पालन करते हैं अधीनस्थ तो वह 76 उसको कोई बचाव नहीं दे। तो किस आदेश के पालन में बचाव देगी, वैध, और किस में कोई बचाव नहीं देगी, अवैध। अब यहाँ देखिए दोधारी तलवार होता है भाई। दोधारी तलवार का मतलब ये हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों को आदेशित करते हैं, अवैध आदेश देते हैं, न पालन करिए तो सस्पेंड इत्यादि हो जाएंगे, फिर अधिवक्ता के पास आएंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते भी हैं लोग। और पालन कर दिए तो कोर्ट के अंडर में आ जाएंगे और मुकदमा भी चलेगा। यानी कि न 3 में न 13 में, यानी कि वरिष्ठ अधिकारी उधर कार्रवाई कर देगा और इधर कौन कर देगा, न्यायालय। लेकिन किसी भी हाल में वरिष्ठ अधिकारी के अवैध आदेश को मानने के लिए अधीनस्थ बाध्य नहीं और बचाव भी नहीं मिलेगा। अब दृष्टांत देखिए, इस पर एक दृष्टांत दिया गया है जो 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन कि ये दृष्टांत की धारा से संबंधित है, सेक्शन पूछा गया था। तो वह पहला जो दृष्टांत है वह आपका दृष्टांत है और उसी को समझिए थोड़ा अच्छे से कि एक सैनिक है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अनुसरण में भीड़ पर गोली चलाता है और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कारित कर देता है। तो सैनिक ने अपराध किया कि नहीं, नहीं किया।
क्योंकि वह वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानने के लिए कानूनन क्या था, बाध्य था। और अगर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश वैध था और पुलिस सैनिक ने गोली चलाई तो सैनिक किसी दंड का भागी नहीं होगा। अगर उसके लिए उस पर मुकदमा चलता है तो वह आईपीसी के सेक्शन 76 का क्या ले सकता है, बचाओ। तो बताइए इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा, एविडेंस में अभियुक्त पर होगा यानी कि सैनिक पर होगा कि अभियोजन पर, सैनिक पर। एविडेंस की धारा बताई गई थी परसों 105, कौन सी धारा, 105। भाई कोरिलेट करते रहिए। अगला नियम आइए, जो बेयर एक्ट में अगली बातें हैं वह बातें आपका और महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए, इसमें सद्भावना दुर्भावना की हमने कोई बात नहीं की, बल्कि हमने ये कहा था, का बताया कि वह व्यक्ति भी द्वारा क्या था, बाउंड। अब अगले शब्द को तोड़ा जाए भाई। जो अगला शब्द है वह आपका ये है कि कोई व्यक्ति है और तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, अपने को किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य समझता है नहीं, लेकिन क्या होता है, समझता। लेकिन ये जो समझता है और कार्य किया है ये दुर्भावना में नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, सद्भावना, सद्भावना में। यानी कि जो अगले शब्द बेयर एक्ट के हैं उसका मतलब ही यही हुआ कि कोई व्यक्ति है जो विधि द्वारा तो बाध्य नहीं है, लेकिन वह समझता है, यानी कि वह अपने मन में बैठा लेता है, वह ये समझता है कि मैं इस कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य हूँ, और उस दौरान उससे मिस्टेक होता है। तो मिस्टेक किसका होता है, फैक्ट का कि ला का, तो ला का नहीं, किसका, फैक्ट का। और ये जो मिस्टेक हुआ है ये कैसे हुआ है, गुड फेथ में, बोनाफाइड यानी कि सद्भावना पूर्वक। तो ऐसा व्यक्ति भी बचाव का हकदार 76 में होगा। अब दो चार उदाहरण देखिए, आपका डिटेल में तो आगे पता जाएगा, क्योंकि तथ्य की भूल, विधि की भूल आपका डिटेल में कल चल पाएगा, आज तो पहले बेयर एक्ट ही समझिए। इसका मतलब एक उदाहरण से समझिए भाई। आपका ये एक पुलिस अधिकारी था, इसके नाम से न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और जो वारंट में नाम था वह बी का था। यानी कि इस पुलिस अधिकारी को न्यायालय ने आदेशित किया है कि वह बी को गिरफ्तार करके न्यायालय में हाजिर करे। अब आप लोग बताइए, अगर ए बी को गिरफ्तार कर लेता है तो क्या ए बी को गिरफ्तार करने के लिए कानूनन बाध्य था कि नहीं था। और पहला, इसके पहले जो हमने बताया कि बी द्वारा बाध्य है वह कार्य करता है तो उसने कोई अपराध नहीं। अब मिस्टेक कराइए भाई, मिस्टेक आपका बी के बदले किसको गिरफ्तार करा लीजिए, सी को। ये भी खूब पूछा जाता है, ध्यान से समझिए, 76 का ही। अब दृष्टांत अलग से नहीं बताया जाएगा, ये 76 का ही दूसरा उदाहरण है बेयर एक्ट का। अब अलग से इसको फिर नहीं बताया जाएगा, ये नहीं कि फिर आपका अलग से बाद में बताया जाए। ध्यान से समझिए। अब ए को ए कानूनन बाध्य है कि वह बी को अरेस्ट करे, चाहे वारंट जारी हुआ ना, उससे मतलब नहीं है। अब ए जाता है बी को अरेस्ट करने और उससे मिस्टेक हो जाता है, भूल हो जाता है, विधि की नहीं तथ्य की, और बी की जगह वह सी को गिरफ्तार कर लेता है। यानी कि ए जानता है कि यही बी है, यानी कि बी की जगह किसको गिरफ्तार करता है, मिस्टेक व सी को। यानी कि पुलिस वाला ये जानता है, ये समझता है कि ये जो सी है यही कौन आदमी है, बी। लेकिन ये जो कार्य पुलिस वाले ने किया है यह कैसा होना चाहिए, बोनाफाइड। अब सद्भावना पूर्वक, अब सद्भावना पूर्वक आपको समझना पड़ेगा।
सद्भावना पूर्वक शब्द को आईपीसी की धारा 52 में स्पष्ट किया गया है। सद्भावना पूर्वक का मतलब हुआ कि ध्यान देकर कार्य करना या उचित सतर्कता और सावधानी बरतते हुए कार्य करना। इसका मतलब ये हुआ कि ए जब सी को गिरफ्तार कर रहा था तो ए उतनी जांच पड़ताल किया जितनी ए को करनी चाहिए, और जांच पड़ताल के बाद वह ये समझा कि सी ही बी है और तब सी को गिरफ्तार किया। तब तो भाई ए को बचाव मिलेगा, क्योंकि किसकी भूल हो गई? तथ्य की। लेकिन अगर ए जानता है कि ये सी बी नहीं है और जबरदस्ती सी को गिरफ्तार करके कहाँ ले जाता है? कोर्ट में, तब तो भाई ए को कोई बचाव नहीं मिलेगा। अभी पेपर में भी निकला था भाई, अभी आपका 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी लोग कटिंग भी भेजे थे। आपका ये निकला था कि अभियुक्त कोई और था और पुलिस किसी और को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दी, तो कोर्ट ने फटकार लगाई। अब ये है कि फटकार लगाई तो पुलिस पर अगर वह व्यक्ति मुकदमा करता है, यानी कि इस उदाहरण में कौन करता है? सी। तो पुलिस वालों को ये साबित करना पड़ेगा कि हजूर ये मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक तथ्य का था और हमने पूरी जांच पड़ताल की कि सी ही बी है, यानी कि सी ही क्या है? बी। लेकिन हमसे गलती हो गई और ये गलती सद्भावना पूर्वक हुई है, दुर्भावना में नहीं, यानी कि मैं जानता नहीं था और पूरी जांच पड़ताल किया फिर भी गलती हो गई, अतः इस गलती के लिए हमें क्षमा किया जाए। तो 76 में ये पुलिस वाला बचाव ले सकता है। तो आखिर 76 में बातें क्या निकली? पहली बात ये निकली, देखिए आपका अब तोड़ा जाए कि पहला आवश्यक तत्व निकला विधिक बाध्यता, दूसरा आपका तथ्य की भूल निकला, तीसरा किसकी भूल निकली? विधि की, और चौथा कैसे कार्य किया है? सद्भावना। तो ये जो बातें हैं, 3 बातें, ये 3 बातें आपका 79 में भी रहेगी और एक बात केवल बदल जाएगी, वह विधिक न्यायानुमतता। यानी कि अगर भूल के आवश्यक तत्व भाई 5 अब निकल गए, देखिए, यानी कि भूल के आवश्यक तत्व हमने निकाला 5, विधिक बाध्यता, विधिक न्यायानुमतता, तथ्य की भूल, विधि की भूल, और 5वां क्या था? सद्भावना पूर्वक। अब इसका आप 79 का कंसेप्ट बनाइए भाई। कोई बात अपराध नहीं है, तो अब बार बार नहीं बताया जाएगा। कोई बात मतलब एक्ट या ओमिशन। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हैं, जस्टिफाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कानूनन उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता, लेकिन अगर वह व्यक्ति उस कार्य को कर देता है तो कानून ये कहता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने सही काम किया है, और आपके खिलाफ अगर इस कार्य के लिए मुकदमा होता है तो आप 79 का क्या ले सकते हैं? बचाव। अब एक उदाहरण पहले देखिए। अब यही सीआरपीसी को रिलेट करना पड़ेगा 43। देखिए, सीआरपीसी की धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की बात की गई है, तो प्राइवेट व्यक्ति भी वारंट के बिना कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है। तो दिमाग तुरंत ले जाना है कि क्या प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार चाहे करे या न करे। और बाध्य कौन है? पुलिस। तो पुलिस गिरफ्तार करती है तो 76 और आम आदमी गिरफ्तार करता है तो 79। तो उसका कार्य क्या माना जाएगा? विधि द्वारा बाध्य की न्यायानुमत। जस्टिफाई का मतलब ये हुआ कि कानून द्वारा वह बाध्य नहीं है लेकिन कर देता है, तो कानून कहता है कि तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया। अब 43 को थोड़ा जोड़िए पहले भाई, ये 5 शब्द अलग बताए जाएंगे कल।
ये नहीं कि समाप्त हो गया, इसमें केस भी आएंगे 7-8। लेकिन पहले तो कंसेप्ट बेयर एक्ट का क्लियर किया जाए। अगर कोई व्यक्ति कोई अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है किसी व्यक्ति के सामने, तो ऐसा या नहीं सामने नहीं किया हो, पहले ही किया हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, तो कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट वारंट के बिना कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि बी अपराध किया है, गंभीर ही कही अभी, और बी फरार हो गया है। ए बी को देखता है और ए बी को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को सौंप देता है। तो क्या ए ने कोई अपराध कर दिया? नहीं। ए भले कानूनन बाउंड नहीं था, लेकिन ए का कार्य कानून सही मानता है। तो किस धारा में सही मानता है? 79। अब यहाँ गलती कराइए भाई, आपका एक गलती यहाँ भी कराइए। व्यक्ति विधि द्वारा न्यायानुमत अपने को समझता है, उससे तथ्य की भूल हो जाती है, विधि की नहीं। लेकिन ये जो तथ्य की भूल होती है वह सद्भावना में होती है कि दुर्भावना में? सद्भावना में। तो आपका एक उदाहरण देखिए ताकि ये भी निपट जाए। ध्यान से देखिए भाई, एक उदाहरण मेंस और प्री में आया था। देखिए ए बी को बी और सी, तीन ध्यान से देखिएगा इस उदाहरण को, अभी आया था क्वेश्चन इसी बात। ए बी को देखता है और बी को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जिससे कि ए को ये महसूस हो जाता है, ए समझता है कि बी सी की क्या करने वाला है? हत्या। तो आम आदमी का ये कर्तव्य है कि अगर हत्या कोई करने वाला है तो ऐसी दशा में कोई आम आदमी भी उसको रोक सकता है। कानूनन बाध्य तो नहीं है, लेकिन अगर रोकता है तो कानून इसे अच्छा मानता है। 79। अब ए क्या करता है कि बी को भाई आपका पकड़ लेता है, मैंने पकड़ लेता है। बाद में पता लगता है कि बी अपनी आत्म रक्षा में कार्य कर रहा था, सेल्फ डिफेंस में, और सी पर हमला करने वाला था। तो बी हमलावर नहीं था, बल्कि बी अपने बचाव के लिए किसके प्रति कार्य कर रहा था? सी। अब यहाँ इनका गला फंस गया ए का। ए ने अपराधी को गिरफ्तार न करके किसको कर लिया? जो अपना डिफेंस कर रहा था। अब बी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया। अब ए बचाव का हकदार होगा कि नहीं? होगा। अब लेकिन कब होगा? अब ध्यान से वही पॉइंट पकड़ना है। देखिए, एक तो क्या ए विधि द्वारा बाध्य था कि विधि द्वारा न्यायानुमत था? यानी कि ए अपने को समझता था कि वह बी को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ए से मिस्टेक का फैक्ट हो गया, तथ्य की भूल हो गई। तथ्य की भूल का मतलब ये हुआ कि ए समझ रहा था कि बी सी की हत्या करेगा, जबकि वास्तविकता ये थी कि बी अपने डिफेंस में कार्य कर रहा था। तो ए ने इस तथ्य की भूल के कारण बी को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके थाने पर ले गया। लेकिन ए ने जब ये कार्य किया था उस समय वह दुर्भावना में नहीं बल्कि कैसे किया था? सद्भावना। सद्भावना फिर एक बार समझिए। ए जब बी को गिरफ्तार कर रहा था और बी को ऐसा कार्य करते हुए देखा था, तो ए ने जितनी जांच पड़ताल सत्यता की जानकारी के लिए की जानी चाहिए उतनी जांच पड़ताल ए ने किया था। और तब ए को विश्वास हो गया था कि आपका कौन हत्या करना चाहता है? बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने कानूनन जितनी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए इस बात की जांच करने में कि बी सी की हत्या करने वाला है, ए ने किया।
अब फिर भी उससे क्या हो गया मिस्टेक, और गिरफ्तार सी को करना चाहिए था तो किसको कर लिया, बी को। तो बताइए क्या 79 बचाव देगी कि नहीं, देगी। और यही दृष्टांत हूबहू आपका बेयर एक्ट में देख सकते हैं। तो आगे भाई आपका कल हम आपका 76 और 79 को आपका आगे बढ़ाएंगे, और जो 5 आवश्यक तत्व हम निकाले हैं दोनों को आपका लिखवा जाएगा इसके बाद भाई। अभी आपका नहीं, कल अभी लिखवाने का तो 20 लाइन 15 लाइन तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो कल लेक्चर ही दिया जाए तब लिखवाया जाए, समाप्त हो जाए तो, क्योंकि यहाँ से मेंस के लिए भी लिखवाना है, प्री के लिए भी, नोट्स में है नहीं। तो इस बार समय है, अच्छा नोट्स एक बनवा दिया जाए भाई। 75 तक अच्छा नोट्स है तो इस बार समय है, शाम को भी बनवा दिया जाए, सुबह भी। अभी 2-3 माह है, नहीं कि 10 दिन में एग्जाम है। तो इस बार अच्छा नोट्स एक बना दिया जाए ताकि हमेशा के लिए अब 2-3 साल चले। और लेक्चर तो खैर चल ही रहा है। तो कल 5 आवश्यक तत्वों को केस सहित हम बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये।